नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर वाराणसी से है, जहां पे आपको बता दें कि जिस तरह से शिया समुदाय ने की अलविदा की नमाज। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर मस्जिद के मुतवल्ली के आंखों में छलका आंसू अपने दर्द को किया बयां। शिया समुदाय के मौलवी तौसीफ अली साहब इमाम जमा मस्जिद ने बताया कि ईद तो होगी मगर उनमें खुशियां नहीं होगी, लजीज पकवान रहेंगे वर्जित। शिया समुदाय के लोगों ने आज अलविदा की नमाज के बाद अमेरिका और इजराइल के द्वार पर ईरान पर हो रहे हमले में सैकड़ों मासूम बच्चियों के मारे जाने की निंदा की और उनका दर्द भी छलका। वहीं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ शिया समुदाय का आक्रोश दिखा। वहीं वाराणसी में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कई संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा किया। ड्रोन के माध्यम से जगह जगह निगरानी की जा रही थी। डॉग स्क्वाड की टीम ने भी संवेदनशील जगहों की जांच पड़ताल की है। आज अलविदा की नमाज अदा की गई है। किस तरीके से लोग पहुँचे हैं और क्या एक यहाँ पे नज़ारा रहा? ये मस्जिद मीर गुलाम अब्बास साहब में आज जुमे अलविदा की नमाज़ पढ़ी गई और काफ़ी तादाद में शिया हज़रात शहर से भी इधर से भी सब लोग आए, काफ़ी तादाद में आए और जुम्मतुल विदा की नमाज उन्होंने अदा किया। चूँकि इनके घर के अजदादों की ये मस्जिद है ना, तो इस दिन में थोड़ा ये तो बोला नहीं जा सकता, हमारे बच्चा शहीद कर दिए गए। बहुत तकलीफ है। जो आदमी 86 साल का वो क्या करेगा, सोचना चाहिए था। और वो इंसान एक ऐसा इंसान था जो पूरे ईरान को रोके रखता था। उनका फतवा था कि परमाणु बंद नहीं बनेगा। अब तो हालात एकदम उलट गए हैं। अब तो जो नए रहबर आए हैं उनका सीधा सीधा हुआ कि भाई हम सब करेंगे। जब हमारे रहबर को आपने मार दिया तो फिर क्यों हम नरमी बरते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई बोलने वाला नहीं है। फिलिस्तीन में इतने बेगुनाह मार दिए गए, 170 बच्चियां मार दिए गई, उनका कोई पुरसहाल नहीं है। बताइए क्या है ये। बहुत तकलीफ है। ईद तो खैर हम लोग नहीं मना रहे हैं। हमारे आलिम दीन ने भी बताया है कि ईद हम लोग नहीं मनाएंगे, मगर सब मिला के जिसे भी देखा जाए सुप्रीम लीडर खामेनी जो ईरान में युद्ध की स्थितियां बनी हुई है, जी उसको लेकर किस तरीके से, जैसा कि कुछ दिनों पहले हम सब ने भी सुना कि ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अयतुल्लाह खामेनी को अमेरिका ने अपने एक हमले में शहीद कर दिया। सबसे पहले मैंने कहा कि पूरी दुनिया को मुसलमान जुम्मतुल विदा से पैगाम ये देता है कि हम मजलूमीन के साथ हैं, हम जालिम के खिलाफ हैं। तो ये पैगाम हमारा ये है कि इस दौर में भी जितने अफराद, चाहे वो जिस भी शक्ल में हो, चाहे वो अमेरिका की शक्ल में हो, चाहे वो इजराइल की शक्ल में हो। आपने देखा कि ईरान में किस तरीके से एक बच्चियों के स्कूल पर हमला किया गया। 7 से 8 से 10 से 12 बरस की निहत्ती बच्चियां जो पढ़ने गई थी, जो इल्म हासिल करने गई थी, उन्हें शहीद कर दिया गया। तो हम भी उसको इसी मतमय नजर से देखते हैं कि तुमने हमारा रहबर कत्ल किया है, मगर काबा, हमारा कुरान, हमारा परवरदिगार, हमारा इमाम पर्दे गैब में बाकी है। और जब तक ये बाकी है तब तक इस्लाम बाकी रहेगा। रहबर आज हमारी नजरों के सामने शहीद किए गए, कोई दूसरा रहबर फिर मुंतखब होगा। जिस तरीके से सैयद अली खामनई ने इस्लाम का परचम उठाया और लेके चले हैं, उसी तरीके से उनके बेटे अयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनई ने इस वक्त वो परचम उठाया है और अपने बाप की और बिलखुसूस कुरान की तालीमात और अहले बैत की सीरत पर गाम फरसाई फरमा रहे हैं और वही परचम लिए जुल्म के खिलाफ और मजलूमीन की हिमायत में अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से रोजा का भी समय चल रहा है, इसमें तमाम जो शाम के समय लजीज जो भोजन करते हैं खाने को, जी, तो क्या किस तरीके से मतलब कि क्या रहेगा आगे का? देखिए, चूंकि माह मुबारक रमजान में ये जो आप सारी चीजें देखते हैं, बिलखुसूस अगर मैं मस्जिदों की बात करूं तो मस्जिदों में हमारे में एक दस्तूर ये होता है कि हम इफ्तार घरों से लेके नहीं जाते हैं। कोई ना कोई एक इंसान होता है जो 100, 200, 300, 500 या जितने भी लोग मस्जिद में होते हैं उनके लिए इफ्तार का एहतमाम करता है। जाहिर सी बात है भाई, अगर आपको अकेले कुछ खाना है तो जाहिर सी बात है आप रूखा सूखा कुछ भी खा सकते हैं, मगर आपको ये पता हो कि मुझे दूसरों को खिलाना है तो हर इंसान बेहतर से बेहतर खिलाने की
कोशिश करता है, बेहतर से बेहतर खिलाने की कोशिश करता है। और चे जाए कि अगर अल्लाह के महीने में अल्लाह के मेहमानों को खिलाना हो तो इंसान बेहतर से बेहतर एहतमाम फरमाता है। और आपके सवाल से मैं एक फायदा उठाते हुए ईद के हवाले से एक बात कह दूं कि जैसा कि हमारे सुप्रीम लीडर की शहादत हुई है, तो चूंकि ईद आ रही है, मुसलमान और बिलखुसूस जिस मजहब से हम ताल्लुक रखते हैं वहाँ अच्छे अच्छे किस्म के पकवान पकाए जाते हैं ईद पे, और गले मिला जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं, मुबारकबाद दी जाती है। तो मैं एक शिया तौसीफ अली एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं खुद यही अमल इख्तियार करूंगा और यही पैगाम अपने सुनने वालों तक पहुंचाऊंगा कि हमारे घर में जैसे किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो जाए, किसी बड़े का इंतकाल हो जाए, या कोई बड़ा हमारे घर का गुजर जाए, तो हम बिलखुसूस सिर्फ उस साल ईद मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ईद की नमाज नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं है कि ईद की मुबारकबाद किसी को नहीं देते, मगर यह है कि हम उस तरीके से खुशियों का इजहार नहीं करते जैसे हर साल में इजहार करते हैं। तो मैं यही पैगाम दूंगा कि इस साल ईद में ईद की नमाज पढ़ें, लोगों को मुबारकबाद दें, क्योंकि उनके गुनाहों की मग़फ़िरत हुई है, क्योंकि परवरदिगार आलम ने उनके रोजों को कबूल किया है, उनको ईद की मुबारकबाद दें। मगर जिस तरीके से घर का कोई बड़ा गुजर जाए, आप बहुत फीकी और बहुत जो है सादगी से ईद के दिनों को गुजारते हैं, वैसे ही इस साल भी आप ईद के दिनों को बड़ी सादगी से गुजारें। आज अलविदा की नमाज अदा की गई है, किस तरीके से लोग पहुँचे हैं और क्या एक यहाँ पे नज़ारा रहा? ये खबर चंदौली से है, जहां पे आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ ही बकाली महाल क्षेत्र में शुक्रवार को प्रशासन ने एक अवैध एलपीजी गैस रिफिलिंग गोदाम पर छापा मारा। इस कार्रवाई में छोटे बड़े कुल 11 गैस सिलेंडर, रिफिलिंग उपकरण और अन्य संबंधित सामग्री बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि यह गोदाम लंबे समय से घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों के अवैध रिफिलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था। छापेमारी की सूचना मिलते ही सप्लाई इंस्पेक्टर ममता सिंह और कूड़ा बाजार चौकी प्रभारी विजय राज पुलिस टीम के साथ मौके पहुंचे और जांच के दौरान मकान से लगभग 10 व्यावसायिक सिलेंडर मिले, जिनके संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मकान मालकिन सरिता यादव ने अधिकारियों को बताया कि उन्होंने यह संपत्ति संतोष जायसवाल नामक व्यक्ति के किराए पर दी थी। संतोष जायसवाल इस गोदाम के गैस सिलेंडर रखता था। छापेमारी की खबर मिलते हुए मौके से फरार हो गया। सप्लाई इंस्पेक्टर ममता सिंह ने जानकारी दी है कि यह छापेमारी जिलाधिकारी नियमिताबाद के निर्देश पर की गई थी और बरामद की गई सभी सिलेंडर उपकरण जब्त कर लिए गए। संबंधित गैस एजेंसी से विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के अनुमोदन मिलने के बाद इस मामले में दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। प्रशासन इस कार्रवाई के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता दें कि अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। बताइए मैम अपना। मैं ममता सिंह, सप्लाई इंस्पेक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हूँ। कैसा कार्रवाई हो रहा है? ये आज अभी थोड़ी देर पहले दूरभाष पर उप जिलाधिकारी महोदय नियमिताबाद द्वारा बताया गया है, उनके द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी में इस मकान में जो है कॉमर्शियल सिलेंडर रखे हुए पाए गए थे। जब यहाँ पर हम लोग मौके पर पहुँचे हैं तो थाने से पुलिस भी आई हुई है। यहाँ पर देखा गया है कि 10 कॉमर्शियल सिलेंडर रखे हुए हैं, जिसका कि कोई भी अभिलेख इन लोगों के पास नहीं है। और जो यहाँ के मकान मालकिन हैं ये बता रही हैं कि इन्होंने किसी को किराए पर दिया हुआ है, किसी संतोष जायसवाल को, उनके द्वारा ही ये सामान रखे गए हैं। तो फर्द बरामद करके हम लोग इसको संबंधित गैस एजेंसी के पास अभी सुपुर्दगी कर रहे हैं और डीएम सर से अनुमोदन लेके इसमें 3/7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराएंगे। 3 लोग पे कार्रवाई भी होगी? हाँ। खबर सीतापुर से, जहां पे जिला अधिकारी ने आपको बता दें कि जिस तरह से डॉक्टर राजा गणपति आर ने सिधौली और महमूदाबाद क्षेत्र में संचालित गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण कर गैस आपूर्ति का वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान गैस स्टॉक वितरण प्रणाली तथा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी निर्देश पर जिन उपभोक्ताओं द्वारा पूर्व में गैस बुकिंग कराई गई है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर गैस सिलेंडर को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि गैस वितरण व्यवस्था को पूर्णतः सुचारू रखा जाए तथा एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ न होने दिया जाए और सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप ही गैस सिलेंडर का वितरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो। उन्होंने यह भी निर्देश किया कि जिन लेखपालों की ड्यूटी गैस एजेंसी पर लगाई गई है वो नियमित रूप से व्यवस्थाओं की निगरानी करते हुए प्रतिदिन की रिपोर्ट अपनी अनिर्दिष्ट अधिकारियों को उपलब्ध कराएं, ताकि गैस वितरण व्यवस्था पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से संचालित होती रहे। निरीक्षण के दौरान राखी वर्मा उप जिलाधिकारी सिधौली और बालकृष्ण सिंह उप जिलाधिकारी महमूदाबाद सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। और जितना भी हमारा
कालाबाजारी का रोकने का सभी मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया, OCOs को भी निर्देशित किया गया। और जितना भी हमारा गैस एजेंसी है, कुल 87 एजेंसी है, 87 गैस एजेंसी के साथ SDM और COs ने भी बैठक ले लिया और कहीं भी कोई समस्या अवेलेबिलिटी के संबंध में नहीं है। अभी सिस्टम ऐसे चल रही है, OTP के सापेक्ष मतलब इन लोगों को देना, जो भी बुकिंग किया तो फिर इनको OTP मिलता है, तो सिस्टम के साथ पहले से जुड़ा हुआ, तो किसी को क्या है परेशान बिल्कुल नहीं है। अभी सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रही है तो फिर वो भी ठीक हो जाएगा। खबर चंदौली से है, जहां पे आपको बता दें कि जिलाधिकारी के साथ साथ वहीं आपको बता दें कि पूर्व सपा विधायक मनोज सिंह डब्लू फिर पहुंचे जल निगम कार्यालय। सैकड़ों संविदा कर्मचारियों के साथ DDU नगर स्थित जल निगम कार्यालय पहुंचे विधायक। जल जीवन मिशन के तहत ठेका प्रथा से रखे गए ऑपरेटर और कम चौकीदारों की समस्याएं उठाई गई और SDM ने फोन पर वार्ता, DM, XNI और ठेका कंपनियों के साथ बैठक जारी की। 4 दिन में ठोस समाधान होने की संभावना बताई गई। मनोज सिंह डब्लू का आरोप है कि आपको बता दें 50,000 में 24 घंटे ड्यूटी, श्रम और कानूनों का उल्लंघन किया गया। जल जीवन मिशन में बड़े घोटाले भी लगाए गए। आरोप, पानी टंकियों और पाइपलाइन के नाम पर हजारों करोड़ का खेल किया गया। 5 साल बाद भी गांवों में घर घर पानी नहीं पहुंचा। पूर्व विधायक का दावा, कई कंपनियों में 17,000 से 27,000 करोड़ तक के ठेके। पूर्व विधायक ने दी चेतावनी, 17 मार्च तक समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की रणनीति भी तय होगी। जल जीवन मिशन नहीं है, जल निगम कार्यालय पर ठीक है। हाँ विधायक जी, आज जल निगम कार्यालय मुगलसराय में आए हैं, क्या मामला? देखिए, जल निगम में मैं 3 बार से आ रहा हूँ। आज मैं आया था कि ये जो बम्बई और बाहर महाराष्ट्र में जब हमारे बच्चे मारे जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग राजनीति करते हैं, जुलूस निकालते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। जब हमारे बच्चे हमारे घर में ही मारे जाएंगे तो इनकी मदद कौन करेगा? इसलिए आए हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर अत्याचार ना हो। बच्चों की क्या समस्या है? बच्चों की समस्या 5,000 पर इन लोगों को 24 घंटा की ड्यूटी कराई जा रही है और बड़ा ही जल निगम में बड़ा ही घोटाला है। उस घोटाला का पर्दाफाश दर परत करने के लिए ही यह बारंबार आना पड़ रहा है। आज मुगलसराय के SDM के अंदर आता है, उन्होंने 4 दिन का टाइम लिया है। बोले विधायक जी 4 दिन का टाइम लीजिए। आज एक्सियन और सभी कंपनियों का मेरे मीटिंग होनी थी, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि एक्सियन साहब को DM साहब हमारे ही काम के लिए बुला के उनको बात करें, पूरी कंपनी और SDM, DM और एक्सियन मिलके मीटिंग चल रही है। और मीटिंग का हमको बोले हैं कि विधायक जी आपको लिखित में जवाब मिलेगा। हमने कहा कैसे भी जवाब देंगे, हम जवाब लेने के लिए तैयार हैं। तो यही मामला है। ठीक है, 4 दिन का समय का टाइम खत्म हो गया। 5 साल और उनको समय बिताना है। 5 साल समय बिताने के बाद ये जो 1 लाख करोड़ रुपया है वो खत्म हो जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपया खत्म हो जाएगा। 5 साल बीत गया, मतलब 50 लाख करोड़ रुपया खत्म हो गया। अब 50 लाख करोड़ बचा है, वो 5 साल में खत्म हो जाएगा। ये मामला ये है। ये तो मामला एक हो गया। ये जो बच्चों का सवाल तो बहुत छोटा सा है। ये बच्चों के सवाल से ही मालूम पड़ा कि लड़ाई कितनी बड़ी है। और ये लड़ाई सिर्फ चंदौली का नहीं है। जब 1 लाख करोड़ चंदौली का है तो चंदौली सबसे छोटा जिला है, सबसे अति पिछड़ा जिला है। यहाँ पे बुराई है और दूसरे जिलों की क्या स्थिति होगी? तो ये अगर चंदौली में करेंगे तो दूसरे जिलों में भी इनको करना पड़ेगा। इसलिए इतनी लड़ाई गंभीर नहीं है, ये लड़ाई बड़ी गंभीर है। एक मैं आह्वान यहाँ से करता हूँ कि एक जिसको जल जीवन के तहत पानी मिलना है, एक लोग जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे ये लड़ाई कंप्लीट नहीं होगी। लगातार विपक्ष द्वारा पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठता रहा गया और आज खुशबू किन्नर को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए, खुशबू किन्नर के बाद में आज जल निगम की सिर्फ खबर बहराइच से, जहां पे आपको याद है कि आखिरी जुम्मे की नमाज को लेकर बहराइच में रमजान के आखिरी जुम्मे की अलविदा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। जिले में मस्जिदों की बड़ी संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की और देश में अमन, चैन, भाईचारे, खुशहाली के लिए अल्लाह की बरगाह में हाथ उठाकर दुआएं मांगी। इस दौरान पूरे जिले में पुलिस और प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। प्रमुख मस्जिदों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा, जिसमें नमाज सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।
खबर बिलग्राम से जहां पे गैस एजेंसियों और गोदामों का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि एसडीएम एन राम और सीओ रवि प्रकाश सिंह ने व्यवस्थाएं रखी। गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की किल्लत न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को बिलग्राम उपजिलाधिकारी एन राम और क्षेत्राधिकारी रवि प्रकाश सिंह ने बिलग्राम के स्थित गैस एजेंसी और गोदामों का निरीक्षण कर की व्यवस्थाएं का जायजा लिया और निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने गैस वितरण व्यवस्थापना और स्टॉक रजिस्टर और कर्मचारियों की उपलब्धता की जानकारी ली। जांच में कहीं भी गैस सिलेंडरों की कमी नहीं पाई गई और सभी एजेंसियों को पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध मिला। अधिकारियों ने संबंधित एजेंसी चालकों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। इसके साथ ही अधिकारियों ने मल्लाव क्षेत्र में भी गैस एजेंसियों गोदाम को निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा और स्टॉक की स्थिति को भी जानकारी ली। एसडीएम एन राम ने कहा कि बिलग्राम तहसील क्षेत्र में गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता है, किसी भी उपभोक्ता को घबराने की जरूरत नहीं है, सभी को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं सीओ रवि प्रकाश सिंह ने कहा कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी या ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति गैस सिलेंडर की जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग करते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दे, शांति बनाए रखें, क्योंकि बिलग्राम और आसपास के क्षेत्रों के गैस सिलेंडर की कमी नहीं है। आपने गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया है, कहाँ कुछ कमियां मिली हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, आज हम लोगों ने 3 गैस एजेंसियों को मल्लावा में, माधोगंज में और बिलग्राम में निरीक्षण किया है। तो सभी गैस एजेंसियों पर गैस की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति है और कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो, होम डिलीवरी को 100% सुनिश्चित करें और जो होल्डिंग करने वाले हैं, जो गैस की में एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके हम कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। खबर सीतापुर से, जहां पे सीतापुर में राज्य महिला आयोग के बता दें कि जिस सदस्यता मां सुजीता कुमारी शुक्रवार को सीतापुर के सदर तहसील सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित हुई, जिनमें 19 शिकायतें प्राप्त हुई। उन्हें जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आई महिलाओं की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि हर पीड़ित महिला को न्याय दिलाना महिला आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न, संपत्ति विवाद, कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसी विभिन्न समस्याएं रखी। कई पीड़ितों ने अपनी शिकायतें महिला आयोग को लिखित रूप में सौंपी। सुजीता कुमारी ने कहा कि महिला आयोग इन शिकायतों को गंभीरता से लेकर संबंधित विभागों को प्रशासनिक अधिकारियों से शीघ्र न्याय सूचित करता है। उन्होंने कहा कि महिला आयोग की वैधानिक संस्था जो राज्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए कार्य करती है। आयोग समय समय पर जन सुनवाई, जागरूकता कार्यक्रम, निरीक्षण अभियान चलाता है, जिससे महिलाओं की समस्याओं को समझा जा सके और उनका त्वरित समाधान हो सके। सुजीता कुमारी ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा, उन्हें अन्याय अत्याचार के विरुद्ध डटकर खड़ा होना चाहिए। महिला आयोग उस महिला के साथ खड़ा है जो अपने हक के लिए लड़ रही है। उन्होंने ये भी बताया कि आयोग न केवल पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाता है, बल्कि उन्हें परामर्श, कानूनी सहायता, मानसिक सहयोग भी उपलब्ध कराता है। आयोग की यही कोशिश रहती है कि कोई भी महिला अकेली महसूस न करे और उसे पूरा सहयोग मिले। कार्यक्रम के अंत में महिला आयोग की टीम महिलाओं के उनके अधिकारों, कानूनी प्रावधानों, सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के प्रतिनिधि और शिकायतकर्ता उपस्थित रहे। जन सुनवाई के समापन महिलाओं के सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रेरणादायक संदेश दिया गया। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पे विकसित भारत के विजन को लेकर, जी हां आपको बता दें कि समस्या गांव में समाधान के तहत शासन और निर्देशा अनुसार प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित होने वाले ग्रामीण चौपाल में जिले के आला अधिकारी सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा मौके पर मौजूद होकर ग्रामीणों की समस्या के विषय में जानकारी लेकर उसे दूर किया जाता है, उनके आजीविका में संबंधित योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाता है। इसी क्रम में आज जिले के मिठवल ब्लॉक नचनी के ग्रामीण चौपाल में आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी शिवरप्पा जीएन सहित संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, स्थानीय विधायक जय प्रताप सिंह कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और उनसे मिलने वाले लाभ के विषय में जानकारी ली, साथ ही संबंधित लोगों की जरूरी हिदायत भी दी, जिससे सरकार के विकसित भारत के सपने को सबके सम्मिलित प्रयास से साकार किया जा सके।
तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, इसका कितना इम्पैक्ट आप देख पा रहे और ये मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश में जिला के अधिकारी और तहसील के माध्यम से समय समय पर एक एक गांव में चौपाल किया जाता है और ये क्रम वाइज बराबर चलते रहता है पूरे प्रदेश में। और इसी तरह हमारे यहाँ भी मिठवल ब्लॉक में नचनी ग्राम सभा में आज के दिन ये चौपाल रखा था, जिसमें आप देखे होंगे कि सारी योजनाएं सरकार की राशन से लेके किसान सम्मान निधि से लेके आयुष्मान, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजन, आवास, शौचालय और जितने भी इस तरह की योजनाएं हैं और जो निर्माण कार्य चल रहे हैं जो प्रधान के माध्यम से अपूर्ण या पूर्ण है कि नहीं, कहीं कोई बिजली की समस्या है, ये सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर रख के जिलाधिकारी स्वयं और उनके साथ उनके मुख्य विकास अधिकारी और सारे वरिष्ठ अधिकारी जो जिले के होते हैं और ब्लॉक के होते हैं और तहसील के होते हैं, वो सब उपस्थित होकर जनता की बात को सुने और जनता की समस्या को निस्तारण करते हैं और जल्दी से जल्दी उसको समाधान कराते हैं। इसका यही उसका उद्देश्य होता है और ये क्रम वाइज लगातार चलते आ रहा है, तो इसका एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है क्योंकि 2047 तक ये जो आपकी जनसंख्या है, जो लगभग 60% नीचे जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो गांव में रहने वाले ऐसे लोग हैं, ये उनको हर प्रकार का योजना से जोड़ना और उनके आय की सीमा को बढ़ाना भी, ताकि वो गरीबी की रेखा से ऊपर उठे। और इसका इम्पैक्ट पड़ ही रहा है क्योंकि जब पूरे देश में 25 करोड़ से ऊपर गरीबी रेखा से नीचे उठ के सामान्य व्यवस्था में चले गए हैं, इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी 3 से 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर भी उठ गए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जल्दी ही मुख्यमंत्री ने इस बार भी पिछले वित्तीय वर्ष में घोषणा करके ऐसे परिवार को चिन्हित किया था जो इन कार्यक्रमों से कहीं वंचित रहे होंगे या नहीं चिन्हित रहे होंगे, उनको भी चिन्हित किया गया है। उन गरीब लोग को भी इससे जोड़ा गया है और जोड़ के उनकी आय सीमा को बढ़ाने जाने का एक कार्यक्रम किया है। लगातार ग्रामीण चौपाल भी आयोजन किया जा रहा है और शासन से भी ये निर्देशित किया जा रहा है कि फिर भी सरकार की प्रायोरिटी वाले तमाम योजनाएं अभी धरातल पर अनकम्प्लीट है और या तो फिर वो देखिए, शासन के निर्देश के क्रम में आज यहाँ पे बासी तहसील में मिठवल ब्लॉक में चौपाल आयोजित किया गया है। जैसे हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे जो जिला स्तरीय अधिकारी है वो लोग भी आज जैसे मौके पे पहुंचे और एक रियलिटी चेक हो कि कैसे शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, और हम लोगों से भी फीडबैक लेते हैं कि कोई कमी रही है तो उसको हम लोग कैसे सुधार सकें। और इसी तरह हम लोग कोऑर्डिनेशन करके हम लोग माननीय प्रधानमंत्री की विकसित भारत 2047 की प्लान है, उसी क्रम में हम लोग काम कर रहे हैं। खबर संडीला से, जहां पे सरकारी जमीन पर शौचालय निर्माण के आरोप लगाए गए हैं। फर्जी अखाड़ा लगाकर शिकायत निस्तारण किया गया। संडीला तहसील क्षेत्र में सरकारी जमीन पर शौचालय निर्माण और जांच में फर्जी अखाड़ा लगने का मामला सामने आया है। ग्राम सभा सोम के मजरा मुराननगर निवासी जितेंद्र सिंह ने पूरे प्रकरण को लेकर एसडीएम संडीला नारायणी भाटिया को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता जितेंद्र सिंह का आरोप है कि ग्राम सभा के यूपीसीडीएम की सरकारी भूमि पर बिना किसी प्रस्ताव के कथित रूप से शौचालय का निर्माण कर दिया गया। इस संबंध में उन्होंने IGRS पोर्टल पर शिकायत संख्या दिए हैं और साथ ही माध्यमिक की शिकायत भी दर्ज कराई। आरोप है कि मामले की जांच के बाद एडीओ पंचायत लाल सिंह वास्तविक स्थिति को अनदेखी करते हुए फर्जी अंख्या लगाकर शिकायत का निस्तारण कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि शौचालय की गाटा संख्या 118 पर बना हुआ है, जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि गाटा संख्या 118 परमई लाल के हिस्से भूमि और वह जमीन अभी भी खाली पड़ी है। उनका दावा है कि शौचालय जिस स्थान पर बनाया गया है वो ग्राम सभा की सरकारी जमीन का हिस्सा है। जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में गुरु प्रसाद यादव उर्फ बबलू के खिलाफ विभाग की ओर से पहले भी FIR दर्ज कर चुकी है। इसके बावजूद शौचालय निर्माण के मामले में कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरे प्रकरण में जब BDO और संडीला निधि राठौर ने बताया गई तो उन्होंने कहते हुए पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने इस मामले की कोई जानकारी नहीं दी। फिलहाल शिकायतकर्ता पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करते जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
खबर श्रावस्ती से, जहां पे बकरी पालन को लेकर बड़ा खेल देखा गया है। जी आपको बता दें कि जिस तरह से पशुपालन विभाग पर लगा धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप, यूपी के श्रावस्ती में पशुपालन विभाग एक बार फिर से विवादों के घेरों में। इस बार मामला सरकार के महत्वाकांक्षी बकरी पालन योजना से जुड़ा है, जिसमें भारी भ्रष्टाचार और बंदरबाट के आरोप लगे। जिसमें बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी से नेता मनोज पाठक ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। मनोज पाठक का सीधा आरोप है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित 100 बकरी यूनिट के चयन में भारी धांधली की गई है और पात्रों की अनदेखी कर सिर्फ कुछ खास चेहरे और गांवों को भी लाभान्वित किया गया। दरअसल श्रावस्ती में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही थी, उनमें से अब राजनीति का भ्रष्टाचार की गूंज सुनाई दे रही है। लोजपा नेता मनोज पाठक का कहना है कि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने नियमों का ताक पर रख दिया है। आरोप है कि बिना किसी निष्पक्ष सर्वे की साठ गांठ कर उन लोगों के लाभार्थी चुन लिया जो असल पात्र नहीं थे। इस पूरे मामले पर बता दें कि जम्मू के पशु चिकित्सा अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने जवाब मांगा गया तो उन्होंने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और सीवीओ का कहना है कि विभाग ने पूरी पारदर्शिता बरती है और एक एनजीओ के माध्यम से जमीन के सर्वे कराकर लाभार्थियों को चयन किया है। आपने डीएम को शिकायती पत्र सौंपा है, पशुपालन विभाग पर आपने कुछ आरोप लगाए हैं, क्या कुछ प्रकरण है? हमारे जनपद में दलित वर्ग के भाइयों के लिए 100 यूनिट बकरी पालन योजना के अंतर्गत शासन द्वारा स्वीकृत होकर के आया है कि 100 यूनिट असल में लग जाए, 100 लोग असल में रोजगार असल में लगभग आ जाए, उनका जो परिवार है उसी में उनका जीवन यापन हो सके, भरण पोषण हो सके। लेकिन सबसे बड़ा होगा उनको रोजगार जब असल में मिलेगा जब अधिकारी वर्ग चाहेंगे। इसमें सीबीओ जो है पशु चिकित्सा अधिकारी जनपद श्रावस्ती के द्वारा एक ही विकास खंड के लोगों को तथा कथित तौर पर इनके द्वारा रोजगार दिया गया है, यूनिट दी गई है, जबकि उनके पास में जो बकरी है वो पहले से ही है। सबसे तो बड़ा यही सवाल है, 5 बकरी हैं तो 55,000 रुपये आए हुए हैं और 55,000 में इनको क्या है, आधा आराम से कोई भी जनता असल में दे देगी। जनता तो भोली भाली है। मैंने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया है, वो एकदम निहायत ईमानदार आदमी है और ईमानदारी पूर्वक इस पर जांच होगी और हमको उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसमें टीम गठित होगी और ये योजना निरस्त होगी। नए ढंग से 5 ब्लॉक के लाभार्थियों का चयन होगा और पारदर्शी तरीके से योजना का लाभ मिलेगा। लाखों के 100 लोगों को लाभान्वित करना था, जिसपे एक लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि इस योजना में सिर्फ एक ब्लॉक के कुछ चुनिंदा ही ग्राम पंचायतों के लोगों को इसमें लाभान्वित किया गया है। क्या कुछ प्रकरण है और क्या कुछ मामला है, बताएं सर। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जनपद श्रावस्ती के लिए अनुसूचित जाति के लिए 100 लाभार्थियों के लिए यह योजना प्राप्त हुई थी। हमारा जमुनहा ब्लॉक जो है आकांक्षात्मक ब्लॉक है, एस्पिरेशनल ब्लॉक है, इसलिए हमने इस ब्लॉक को सेलेक्ट किया है। इसमें किसी प्रकार की पार्शलिटी वाली बात नहीं है। अनुसूचित जाति के 100 लोगों को हमने वहाँ पे प्राथमिकता के आधार पे चयन किया है और उनका बकरी पालन योजना के द्वारा उनके जीवन स्तर को हम लोग सुधारेंगे और ये योजना वहाँ सफल होनी चाहिए, होगी, बिल्कुल होगी। फिर इसको हम लोग अन्य दूसरे ब्लॉक में भी हो सकता है अगले वित्तीय वर्ष से लागू कराएं। उनका आरोप है कि किसी एनजीओ के माध्यम से सिर्फ 2-4 ग्राम पंचायतों के 100 लोगों को इसके लिए लाभान्वित कर दिया गया और जिनके पास पहले से ही बकरियां थी उनको ही सिर्फ खाना पूर्ति के लिए इस योजना का लाभ दे दिया गया, जबकि उनके पास पहले से बकरियां थी और इसमें कहीं ना कहीं वो जो है वो अनियमितता का भी आरोप लगाए हैं। तो इस पर आपका क्या? नहीं, इसमें ये गलत बात है। इसमें बकरी पालन वही व्यक्ति कर सकता है या वही महिला कर सकती है जिसको बकरी पालन का अनुभव है। जाहिर सी बात है, अगर उसके पास पहले से बकरियां होंगी तो उसके पास अनुभव होगा, तो जो बकरियां जो उनको दी जाएंगी उनको बेहतर तरीके से वो अपने पास रख सकेंगी, उनका पालन पोषण कर पाएंगे। रह गई बात कि कुछ गाँव को सिलेक्ट करने की बात है, हाँ, एनजीओ के माध्यम से हमने अनुसूचित जाति के लाभार्थियों का नाम उनसे मांगा गया है और 100 ताकि हम उनके ऊपर बेहतर तरीके से फोकस कर सकें, उनकी बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग कर सकें और उनका कार्य बढ़िया तरीके से हम कर सकें। इस वजह से हमने इन लोगों का चयन किया है। तो क्या शासनादेश में ऐसा था कि कोई जो योजना है उसका लाभ जो है वो ग्रामीणों के ना कि जिले के तमाम सारे लोगों को पहुंचाकर सिर्फ 2-4 ग्राम पंचायतों में ही लाभान्वित कर दिया जाए, या आपने अपने मन से ये जो है एनजीओ को हायर करके कर दिया? कार्यक्रम ये अनुसूचित जाति के लिए इसमें
10 लाभार्थियों का चयन किया जाना था। इस जनपद का लक्ष्य 10 था, जो कि सभी ब्लॉकों को संतृप्त किया गया, जो नॉर्मल हमारा लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त ये 100 बकरियों का या 100 लाभार्थियों का जो चयन किया जाना था, ये अतिरिक्त किया गया है इस जनपद के लिए। तो इस वजह से हमने उनका चयन आकाछापन ब्लॉक के लिए किया है। खबर श्रावस्ती से, जहां पे रमजान माह के अंतिम शुक्रवार को, जहां पर बता दें कि शुक्रवार को जिले भर में मुस्लिम समाज के लोगों ने अकीदत के साथ अलविदा जुमा की नमाज अदा की और भिनगा ईदगाह सहित जिले के प्रमुख मस्जिदों में नमाज के दौरान बड़ी संख्या में नमाजी जुटे और अमन चैन खुशहाली तथा मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं मांगी। अलविदा जुमा के मौके पर भिनगा ईदगाह के सुबह से ही नमाजियों का आना शुरू हो गया था। निर्धारित समय पर इमाम द्वारा नमाज अदा कराई गई और देश प्रदेश में शांति और समृद्धि के लिए दुआ की। इस प्रकार जिले के कोना क्षेत्र के 5 पिरान, घोसी मस्जिद, नासारीगंज, बदला, युगोला सहित अन्य कस्बों में गांव की मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोगों ने अलविदा जुम्मा की नमाज अदा की और रमजान के अंतिम जुम्मे के कारण मस्जिदों के सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक भीड़ देखने को मिली। अलविदा जुम्मा की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा कड़े इंतजाम किए थे। भिनगा ईदगाह तिराहे पर पीसीएस और पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इसके अलावा प्रमुख मस्जिदों के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाई गई ताकि नमाजियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देश पर भिनगाई, कोना सहित जिले के प्रमुख विभिन्न क्षेत्रों के पुलिस, पीएससी और होमगार्ड के जवान के तैनात किए गए। सुरक्षाकर्मी मस्जिदों के मुख्य द्वार और आसपास के इलाकों में लगातार निगरानी करते रहे। नमाज सकुशल और शांतिपूर्ण माहौल से संपन्न होने के बाद जिला पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। खबर रॉबर्ट्सगंज से है, जहां पे रॉबर्ट्सगंज में जुमे की नमाज को लेकर आपको बता दें कि अभी साथ ही भी गर्मी का मौसम शुरू नहीं हुआ था कि राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई और जनपद सोनभद्र में भाजपा और सपा में जुबानी जंग देखने को मिल रही है। आम जनता के बीच एक दूसरे को लेकर बयानबाजी सुर्खियों बन रही है। सोनभद्र में भाजपा सदर विधायक के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। सपा नेताओं ने विधायक के बयान पर कड़ी निंदा करते हुए इसे पिछड़े, दलित और वंचित समाज के अपमान बताया और माफी की मांग की। रॉबर्ट्सगंज के स्वर्ण जयंती चौक पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्तियां लेकर प्रदर्शन रॉबर्ट्सगंज विधानसभा से भाजपा विधायक को लेकर नाराजगी जाहिर की और माफी मांगने की मांग की है। दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के सदर विधायक उस बयान को कड़ी आलोचना की जिसमें उन्होंने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर टिप्पणी की थी। सपा नेताओं का आरोप है कि विधायक ने अपने बयान में मूली, भंटा और आलू जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर पोटल मौर्य समाज को अपमानित करने का काम किया। सपा नेता प्रमोद यादव ने कहा कि बयान कायरतापूर्ण और इससे पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित समाज का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि जिले में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं लेकिन विधायक ने कभी भी इस मुद्दे का विधानसभा में नहीं उठाया। आगे कहा कि भाजपा रॉबर्ट्सगंज विधायक भूपेश चौबे समाज में नफरत और जहर घोलने की काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले बपरे ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम के विधायक द्वारा पूजनीय शंकराचार्य के प्रति भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि विधायक के बयान साफ हो गया कि भाजपा सरकार पीडीएस समाज का अपमान कर रही है और पिछड़ा समाज को इसे स्वीकार नहीं करेगा। दो दिन पहले अखिलेश यादव को चित्रकूट कहा था, तो क्या कहना चाह रहे हैं वो? देखिए, लगातार 2 दिन से हम लोग भी देख रहे हैं सदर विधायक का अमर्यादित भाषा का प्रयोग। इससे साफ जाहिर होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक का जो विचारधारा है कहीं न कहीं प्रभुत्ववादी सोच की तरफ ले जा रहा है, मनुवादी सोच की तरफ ले जा रहा है। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए, लेकिन आज हमको बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम देख रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने पीडीए समाज को गाली देने का काम किया। इन्होंने कहा कि आलू को आलू नहीं कहा जाएगा, भंटा को भंटा नहीं कहा जाएगा, केला को केला नहीं कहा जाएगा। तो हमारा देश महात्मा बुद्ध का देश है, हमारा देश बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान रचयिता का देश है, हमारा देश किसान का देश है, हमारा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है। लेकिन उनके पूर्वजों को, पटेल समुदाय को
मौर्य समाज को, दलित समाज को आप गाली दे रहे हैं। यही सोनभद्र की जनता ने, आदिवासियों ने आपको चुनाव जिताने का काम किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि आलू भंटा। ये क्या मतलब है? ये इशारा करता है कि कहीं न कहीं आप पटेल और मौर्य समाज को अपमानित करने का काम, गाली देने का काम कर रहे हैं। ये चुनाव आ रहा है तो पहले विधायक बैठक भी कर चुके हैं, क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल स्टंट है सब बयानबाजी? ये सुर्खियों में आने के लिए सदर विधायक भूपेश चौबे नौटंकी करते हैं और इनकी नौटंकी इस बार नहीं चलेगी। ये सोनभद्र के युवाओं का आवाज बनकर विधानसभा में नहीं उठाए हैं। सोनभद्र के युवा नाराज हैं, सर्व समाज नाराज है, ब्राह्मण समाज नाराज है। और जब जब इनको लगता है कि हमारी विधायकी का टिकट कटने वाला है तो ये कभी तेल मालिश करने लगते हैं, कभी उठक बैठक करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं खुद ही इनसे नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं इनको रसातल में भेजने का काम करेंगे। बाबा शंकराचार्य जो हमारे पूजनीय है उनको भी अपमानित करने का काम ये सदर विधायक भूपेश चौबे ब्राह्मण भोज में कर चुके हैं, लेकिन आज चुनाव आ गया तो उनको पूजनीय बनाने का काम कर रहे हैं। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पे 23 वर्षीय युवक पर 35 वर्षीय महिला, बता दें कि साथ बलात्कार करने का आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़ित महिला का मेडिकल कराकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला सदर थाना क्षेत्र के बडरपुर ब्लॉक के सोनपुर गांव का। इस मामले की पीड़ित महिला की परिजनों ने थाने पर दर्ज तहरीर दी है और परिजनों के अनुसार कल सुबह 9 बजे पीड़ित महिला घर से अपने खेत पर गई थी। वहीं पर गाँव के 23 वर्षीय अजय कुमार ने मारपीट की धमकी देकर महिला के साथ बलात्कार किया। शाम में परिजनों के घर आने महिला ने परिजनों से पूरी बात बताई। पीड़िता महिला के घर वालों ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। घटना की सूचना मिली पर पुलिस तत्काल हरकत में है। मेडिकल परीक्षण कराकर तहरीर के आधार पर पुलिस से जांच शुरू कर दी। पीड़ित महिला ने घटना को लेकर बताया कि वह सुबह अपने घर से खेत में काम करने गई थी। उसके गांव का ही अजय उर्फ पप्पू उसका पीछा कर रहा था। सुनसान जगह देखकर वह उसके जबरदस्ती खेत में ले जाकर जबरदस्ती गलत काम किया और जब चिल्लाने लगी तो कुछ लोग आगे वहां भाग गया। पीड़ित ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले से सीओ सदर विश्वजीत सैरान ने बताया कि कल पुलिस को एक महिला के साथ दुष्कर्म की सूचना मिली है। पुलिस तत्काल मौके पहुंची और परिजनों के तहरीर के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साक्ष्य इकट्ठा कर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसको एक प्रार्थना पत्र थाना सिद्धार्थनगर पर प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचना दी गई कि एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। इसमें रात्रि में मुकदमा पंजीकृत किया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया। इसमें आगे की विवेचना प्रचलित है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, क्या कुछ घटना हुई, कैसे हुई आपके साथ? हम खेत देखने जा रहे थे तो वो आया, हमारे पीछे पड़ा था, आया हमारे पीछे और हमको खेत में लेके गया। जब हम चिल्लाने लगे तो हमको छोड़ के भाग गया और हमारे साथ गलत काम किया। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कौन था आपके पीछे पड़ा था, क्या कुछ हुआ था? उसका नाम अजय है, गांव का नाम पप्पू है, बाप का नाम रामचंद्र है। कहाँ का रहने वाला है? यही गली में रहता है। अच्छा, तो आप लोग थाने पे गए थे, क्या हुआ? तो हम सब थाने पे गए। उसके बाद हमारे साथ हमारा मेडिकल हुआ। उसके बाद हम चाहते हैं कि उसके ऊपर सख्त से सख्त। खबर बहराइच से, जहां पे बता दें कि करंट लगने से संविदा कर्मी की मौत पर पुलिस पर मुकदमा ना दर्ज करने का आरोप लगाया। परिजनों ने किया है चक्का जाम। बहराइच जिले में बिजली विभाग के एक संविदा कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान करंट लगने पर हुई मौत के बाद मामला गर्मा गया है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया, जिससे घंटों यातायात बाधित रहा। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग का एक कर्मचारी पोल पर तार जोड़ रहा था, तभी अचानक वह हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया और तुरंत बता दें कि झुलस गया। अरन फरन में उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे हादसे में परिवार की कोहराम मच गया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ फुट्टा गुस्सा। मृतक के परिजनों का आरोप है कि वो पिछले 24 घंटे से एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने का चक्कर काट रहे थे, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी। प्रदर्शनकारियों ने सीधा आरोप लगाया कि पुलिस मामले के दबाने के लिए पैसे की मांग कर रही है और मिलीभगत के चलते कार्रवाई से बच रही है। नारेबाजी करते हुए परिजनों ने प्रशासन से न्याय और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात थी और स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास जारी है। आज आप लोग रोड पर बैठी हुई है, क्या है मामला? काम से यहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखा गया है। क्या मामला था, विवाद क्या रहा? लाइन में गए रहा तो फोन करना लाइन वाले
हुआ आपके भाई को? तो क्या मांग कर रही हैं आप लोग? नहीं रिपोर्ट लिखा जाता है। मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है? जी। इसीलिए बैठी हैं आप? जी, और पैसा मांग कर गए वो नहीं दिया गया। आज आप लोग रोड पर बैठी हुई है, क्या है मामला? जी, कल से यहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखा गया है। क्या मामला था, विवाद क्या रहा? बत्ती लाइन में गए रहे तो फोन करना लाइन वाले काफी ना तो वहाँ पे करंट लग गया। तो क्या हुआ आपके भाई को? तो क्या मांग कर रही हैं आप लोग? नहीं रिपोर्ट लिखा जाता है। मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है? खबर रामनगर से, जहां पे रमजान के पाक महीने के आखिरी शुक्रवार को अलविदा जुमा की नमाज जमा मस्जिद में अकदित और शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। नमाज के दौरान बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिद में जुटे और अल्लाह के बरगाह में सिर झुकाकर इबादत की। नमाजियों के अमन, चैन, खुशहाली, आपसी भाईचारे के लिए विशेष दुआ मांगी गई। दोपहर 12 बजे से मस्जिद में बता दें कि परिसर और आसपास के क्षेत्रों में नमाजियों का आना शुरू हो गया था। नमाज से पहले इमाम गुलाम मुस्तफ़ा इनमें के रमज़ान के महत्व, रोजे की बरकत और इंसानियत के संदेश पर तकरीर करते हुए लोगों पे आपसी सौहार्द बनाए रखने और जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि रमज़ान का महीना सब्र, त्याग और इंसानियत का पैगाम देता है। अलविदा जुमा की नमाज के अवसर पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी सतर्क नजर आई। मस्जिद और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। पुलिसकर्मी लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही थी और व्यवस्थाएं बनाई रखी। नमाज अदा करने के बाद नमाजियों ने एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी और देश में शांति, सद्भाव और तरक्की की दुआ की। नमाज के बाद लोग अपने अपने घरों को लौट गए। पूरे कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में शांति, सौहार्द का माहौल बना रहा। इस्लामिक कैलेंडर चांद के हिसाब से चलता है, इसलिए रमजान के दिनों की संख्या हर साल बदल जा सकती है। धर्म जानकारों के मुताबिक इस बार रमजान के 23वें रोजे यानी 13 मार्च को अलविदा जुमा की मनाया गया। अगर रमजान 29 दिनों का रहता तो 19 मार्च को शवाल की चांद दिखाई देती। ये महीना 30 का अगर होता है तो आखिरी दिन जो पड़ेगा वो भी जुमे ही का पड़ेगा, और अगर 29 का हुआ तो जुमे का दिन ईद का हो जाएगा। इसलिए हमने अलविदा जुमा आज ही पढ़ा है ताकि अगर ये महीना 29 का रह जाए तो अलविदा ना पढ़ने की किसी के दिल में कसक और मलाल ना रह जाए। और ईद की नमाज इंशाअल्लाह 29 का रमज़ान रहे या 30 का, हम ईद की नमाज इंशाअल्लाह ईदगाह मैदान में 8:30 बजे अदा करेंगे। खबर बिहार कैमूर जिले से है, जहां पे आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में शर्मसार कर देने वाली मामला सामने आया है। यहां एक सरकारी विद्यालय के शिक्षकों की कथित हरकतों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। मामला भभुआ प्रखंड के पाइप सरकारी विद्यालय से जुड़ा बताया गया है। वायरल वीडियो में विद्यालय के हेडमास्टर अशोक कुमार शराब के नशे में धुत नजर आ रहे हैं। आरोप है कि वो अक्सर शराब पीकर स्कूल पहुंचते, जिसमें अन्य शिक्षक और छात्र छात्राएं परेशान रहते। इतना ही नहीं, सरकारी नियमों के विरोध मिड डे मील के काम में भी बच्चों को कार्य कराए जाने की बात सामने आई। दूसरी वायरल वीडियो में विद्यालय के शिक्षक धर्मेंद्र शर्मा रात में बालबालाओं के साथ अश्लील डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी स्कूल के परिसर में मछली पार्टी तो कभी शराब पार्टी होने की भी चर्चा रहती है। इन दोनों वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों और ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना है कि जिस स्कूल में बच्चों के संस्कार शिक्षा मिलनी चाहिए, वहाँ इस तरह की गतिविधियां बेहद शर्मनाक है। इस पूरे मामले पर कैमूर के जिला शिक्षा अधिकारी रंजन कुमार ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच कराई जाए। यदि आरोपी सही पाए गए तो दोनों शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग दोषी शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। सर, भगवा प्रखंड के पिहरा स्कूल का मामला है सर। उसमें एचएम द्वारा स्कूल में शराब के नशे में प्रतिदिन दिखाई दे रहे हैं, और उसी स्कूल का जो है एक शिक्षक हैं जो कि बार बालाओं के साथ रात्रि में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। कई प्रकार का मामला आ रहा है। एमडीएम में भी
जो है बच्चों से खाना वाना बनवाते हैं। इस टाइप के जो है शिक्षा के मंदिर को सर बदनाम कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों पर सर क्या कार्रवाई होगा सर, क्या मामला है? इस तरह का जो है किसी तरह का शिकायत और वीडियो वगैरह हम लोग के संज्ञान में नहीं था। अगर इस तरह का है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और हम लोग इसको जो है बहुत ही गहन इसकी जांच करवाएंगे और उस पर हम लोग उचित जो है कानूनी और जो है विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो सर शराब बंद है तो वो स्कूल में कैसे सब शराब लेकर पहुंच जा रहे हैं? बिल्कुल ही जो है बिहार सरकार का जो वो है डायरेक्शंस है, किसी भी सरकारी कर्मी के लिए जो है हम लोग प्रत्येक साल शपथ भी लेते हैं और पूरी निष्ठा के साथ हम लोग इस काम को कर रहे हैं। विद्यालय के पठन पाठन व्यवस्था और अगर इस तरह की मामला है तो ये तो बहुत गंभीर है और इसको हम जल्दी ही जो है जाँच करा के और हम लोग उस पर संबंधित शिक्षक अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको हम पूरा करवाएंगे। तो सर कभी कभी जैसे शिक्षा विभाग द्वारा कभी बीच में लगातार जो है हर स्कूल का मॉनिटरिंग होता था, एक मतलब अधिकारी हो या कर्मी जाते थे जांच करने के लिए, अभी नहीं जा रहा है लोग? बिल्कुल जा रहे हैं। अभी हम लोग जो है ये विद्यालय में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और हमारे सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी और DPO DO में स्वयं ही विद्यालयों का निरीक्षण हम लोग करते हैं और इस शिक्षा कोष पर हम लोग डालते हैं। अभी हम लोग नया शुरुआत करने वाले हैं कि प्रत्येक प्रखंड में सभी विद्यालयों का एक साथ हम लोग गोपनीय तरीके से ड्राइव करेंगे और निरीक्षण करेंगे। यानी एक साथ सभी हमारे जो भी अधिकारी हैं एक प्रखंड में हम लोग सभी विद्यालयों को कोशिश करेंगे कि सेम डे में हम लोग जाँच करके और रिपोर्ट ये करें और उपस्थिति और इस संदर्भ में ई शिक्षा कोष के माध्यम से शिक्षक जो है ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करते हैं, उस पर भी हम लोग यहाँ पर हमने सेल का गठन किया है और उस लेवल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उस पर कई प्रधानाध्यापकों पर और सहायक शिक्षकों पर हम लोगों ने कार्रवाई भी किया है, निलंबन की कार्रवाई भी किया है। सर MDM में बच्चों को संलिप्तता, मैंने बच्चों से खाना वाना बनाने का भी वीडियो जैसा दिखाया, इस तरह का वीडियो तो संज्ञान में नहीं है और बच्चों से तो MDM में कार्य करने के लिए MDM खाना बनाने के लिए रसोइया होती हैं, रसोइया का प्रॉपर बहाली होती है उनका। खबर भागलपुर से है जहां पे आपको बता दें कि सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं महिला के साथ बताया जा रहा है कि घटना डाट बाट के समीप की बताई जा रही है, जहां बालू से लदा एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर हबीबपुर से कसरौली की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क किनारे पैदल जा रही महिला अचानक ट्रैक्टर के पीछे लगी ट्रॉली में फंस गई। हैरानी की बात यह रही कि महिला के फंसने के बावजूद चालक ने वाहन की गति कम नहीं की और ट्रैक्टर तेज रफ्तार के आगे बढ़ता रहा। बताया जा रहा है कि महिला करीब 50 मीटर तक सड़क की घिसटती चली गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक बालू लदा वाहन के लेकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। इस भीषण हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क पर टायर चलाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और कई घंटों तक सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान लोग ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपी चालक जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही बिहार पुलिस की टीम मौके पहुंची और लोगों से समझा बुझाकर जाम हटाने की कोशिश की और पुलिस के मामले की जांच शुरू कर दी। और बता दें कि फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टरों की आवाजाही अक्सर होती रहती है, जिससे आए दिन हादसे का खतरा बना रहता है। इस घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। खबर भागलपुर से जहां पे 19 वर्षीय युवक के आत्मदाह की घटना सामने आई है। ईद के बाद शादी की तैयारी कर रहा था परिवार। भागलपुर के खीरी बांध गांव में दर्दनाक घटना। लड़की से बातचीत के बाद घर पर आकर फांसी लगाने के आरोप लगाया है। पुलिस और FCL टीम की जांच जुड़े। भागलपुर की बता दें कि खीरी बंद विलेज में प्रेम प्रसंग से जुड़ी एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ 19 वर्षीय युवक अजीम ने फांसी लगाकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली है। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है, जबकि पूरे गाँव में शोक का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार यह मामला बाईपास
पुलिस स्टेशन भागलपुर क्षेत्र का है। मृतक के पिता मोहम्मद मस्जिद ने बताया कि अजीम का पड़ोस की एक लड़की के साथ प्रेम संबंध था। बेटे ने इस बात की जानकारी पहले ही परिवार को दे दी थी। परिवार के लोगों ने उसे समझाया और कहा कि इस बार ईद के बाद दोनों की शादी की बात आगे बढ़ाई जाएगी। परिजनों के अनुसार घटने वाले दिन सुबह अजीम लड़की से मिलने गया था। वह दोनों के बीच बातचीत हुई। इसी दौरान लड़की ने कथित तौर पर उससे अपनी जान देकर प्रेम साबित करने की बात कह दी। इसके बाद अजीम घर लौट आया और अपने कमरे में जाकर दुपट्टे से फंदा बनाकर फांसी लगा ली। कुछ समय बाद परिजनों की इसकी जानकारी हुई तो घर में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोगों ने उसे नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने घटनास्थल के पहुंची और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में सभी पहलुओं की जांच के जरिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद मृतक के परिवार में रो रो की बुरा हाल है। वही गाँव की घटना को लेकर गहरा दुख और सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थानीय लोग भी इस दर्दनाक की घटना से स्तंभ में हैं। क्या खबर राजस्थान से, जहां पे सिलेंडर के किल्लत और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बता दें कि अलवर में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत से गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। लोगों का कहना है कि सुबह 5 बजे लाइन में लगने के बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मालवीय नगर मॉडर्न गैस सर्विस के बाहर तो लोग पुलिस से उलझ गए। वहीं दूसरी ओर अलवर शहर के मिनी सचिवालय बाहर अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के विरोध प्रदर्शन किया। काफी संख्या में कांग्रेस धरना प्रदर्शन में पहुंचे और केंद्र सरकार की नीतियों को जमकर कोसा। मिनी सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश में महंगाई तेजी से बढ़ी है और हर क्षेत्र में महंगाई सरकार की नीतियों से कम करने की कमजोर साबित हो रही है और गैस को लेकर आमजन काफी परेशानी हो रही है। बस कांग्रेस कमेटी समस्या ये है कि बच्चे अगर छोटे बच्चे भी हैं घर में, रात को अगर 2 बजे दूध गर्म करना पड़ता है माँ बहनों को, वो भी नहीं कर पा रही हैं क्योंकि घर में गैस नहीं है और खाना बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई देख लीजिए और ये दोनों जो ये चूल्हा रखा है तो ईंधन नहीं है। अगर महिला इधर जाती है तो ईंधन नहीं है और महिला इधर जाती है तो गैस नहीं है। ये महिलाएं करे तो क्या करे। मैं तो मोदी जी से कहना चाहती हूँ, ये जो सिलेंडर की आग है ना, आम आदमी के पेट तक तुमने पहुंचा दिए, ये तुम्हें जलाकर आग करेगी। ये मैं कहना चाहती हूँ। ये जनता से भी अपील करती हूँ, ये सब जनता को देखना होगा, इस सरकार को फाड़ के फेंकना होगा, तभी हमारे अच्छे दिन आ सकते हैं। नहीं तो ये कोई अच्छे दिन के वादे करके इन्होंने हमें इतने चारों तरफ से इन्होंने हमें इस तरीके से युवा को, महिला को, चारों तरफ से इन्होंने देश को जिस तरीके से बर्बाद कर दिया है, उसे हमें बचाना होगा। जय हिंद जय भारत। पुलिस प्रशासन हमारा जो रजिस्टर है उसकी फोटो खींच के जा रहा था। इससे बड़ी दुर्भाग्य स्थिति क्या होगी इस प्रशासन की? क्या चाहते हैं मोदी सरकार, क्या चाहती है भजनलाल सरकार? क्या भजनलाल सरकार ने पर्ची भेजी है यहाँ पे कि हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता कौन कौन यहाँ पे आते हैं? क्या वो डराने की कोशिश करेंगे हमको? हम डरने वाले नहीं है। और अगर आगे से प्रशासन ने ये हरकत करी तो हम जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। हम हमारे सीनियर लीडर से कहेंगे ये बात कि यहाँ के प्रशासन इस तरह की हरकत कर रहा है। नहीं, धरना जो मोदी सरकार ने जो एक गैस की कमी बता के 70 रुपए 66 रुपए जो रेट बढ़ाई है, उसका क्या कारण है? और आज हर गैस एजेंसी पे आप जाइए, वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, न ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, न वहाँ पे बुकिंग हो रही है, सब कालाबाजारी हो रही है। 2000 रुपए से 2500 रुपए तक सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। क्या प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है? क्या प्रशासन यहाँ पे बैठ के इस तरह हमारी CID करवा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर यही हरकत रही तो हम आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पे बताया कि निजी स्कूल की बस पलटी और उसमें 10 बच्चों की घायल होने की खबर आ रही है। जहां पे बता दी कि श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल की पलटी बस और 10 बच्चे हुए घायल। ड्राइवर मौके से हुआ फरार। घायल बच्चों को लाया गया उपचार के लिए जिला चिकित्सालय। सदर थाना अंतर्गत धनेत कला पुलिया के पास हुआ है बड़ा हादसा। सदर थाना पुलिस, स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे चिकित्सालय। इक्कीस वाला तो वही है। क्या नाम आपका? जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, ये बात की जाए मामला क्या है?
शहर का एक प्राइवेट विद्यालय है जो भोजनदा में स्थित है, चैतन्य स्कूल। वहाँ से बच्चे को लेकर धनेश छोड़ने जा रहा था। ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी को दौड़ाते हुए सड़क किनारे उतार दी, जिसमें बैठे हुए करीबन 1 दर्जन बच्चे घायल हुए हैं। स्कूल प्रशासन की ओर से अभी तक किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, ना इनका कोई ड्राइवर का आता है, नहीं पता है। ऐसा सुनने में नाम आपका? सतीश जोशी। कहाँ रहते हैं? आपके सामने दुर्घटना हुई है, किस तरह की वाकया आई है? गाड़ी के सामने तो कोई आया नहीं, बिल्कुल खाली रोड थी। फिर गाड़ी कूदी है रोड से, कोई 50 फीट दूर चली गई है कूद के। रास्ते में बम्बू पड़ा था, उसको कूद के आगे गई। लकड़ी पड़ी थी, उसको और कूद के आगे चली गई। बम्बू के टकरा के रुकी है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? ड्राइवर की लापरवाही है। खबर छिंदवाड़ा जिले से है, जहां पे आपको बता दें कि अवैध हथियारों पर रोक लगाने के लिए अवैध हथियार की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 अवैध पिस्टल बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने तथा अवैध हथियारों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 12 मार्च को कोतवाली थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए दुर्गपुर रोड से शेख आदिल उर्फ बच्चा अवैध पिस्टल सहित गिरफ्तार किया गया। वहीं मुक्तधाम में सामने खनकपुर रोड में जाकिर को भी पिस्टल के साथ पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आदतन अपराधियों की मादक पदार्थों के तस्करों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ जिले भर में सघन अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक भांगचंद मीणा और वृत्त अधिकारी हर्षराज सिंह खरेड़ा ने सुपरविजन में थाना अधिकारी मुकेश कुमार मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रख रही है। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली है कि कुछ लोग अवैध हथियारों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं, क्षेत्र में तस्करी के नेटवर्क भी चला रहे और हथियारों को इधर उधर खपाने की फिराक में है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने त्वरित रणनीति बनाकर विभिन्न स्थानों को नाकाबंदी की और कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध पिस्टल को भी बरामद की गई है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ। धन्यवाद।